खुद को साइंटिस्ट बनना है तो लैब कोट पहन के घूमो। आपको पता है मैं ना घर में लैब कोट पहन के घूमता रहता हूँ इधर से उधर, और चूतिया पे करता हूँ तरह तरह की, करता था मतलब, अब तो नहीं करता हूँ मैं, अभी तो मैंने बूशर्ट पहन रखा है ना। तो अभी मैंने बूशर्ट पहन रखा है ना, वैसे ही मैं आज से 1 साल पहले 2 साल पहले लैब कोट पहन के घर में घूमता था इंस्टेंटली। गंगाधर हो, अरे गंगाधर हो तो शक्तिमान बन जाओ, क्लार्क हो तो सुपरमैन बन जाओ, पीटर हो तो स्पाइडरमैन बन जाओ, हर्षी शिंदे हो तो श्री हरि बन जाओ, धनंजय शर्मा हो तो मिस्टर जय बन जाओ। क्या तो अगर ये लोग रिश्तेदार है तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये कितना मैजिकल है, रीइंकार्नेशन से ज्यादा मैजिकल, रीइंकार्नेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरे को ये लगता है कि पूर्ण जन्म से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना सत्य। तो मृत्यु के बाद में क्या होता है? मृत्यु के बाद में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, समझे? अब ये सब फर्जी बात है कि आत्मा थी, आत्मा निकल गई और इतने 12 दिन में ऊपर पहुंचेगी, उसके लिए कथा करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ये सब ढकोसलेबाजी है। तो बाबा संत वगैरह इन सबको अथॉरिटी मान रहे हो, श्री हरि को चूतिया समझ रहे हो। आई एम नॉट अ गुरु, आई एम एन एंटी गुरु। ये डिसिप्लिन वगैरह सब इंसान के कल्चर ने दिया हुआ है, देखो है ना, ये सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास बात है। इंसान को बस 2 चीज चाहिए, एक तो जिंदा रह ले और कहीं से बंदोबस्त कर ले पार्टनर का। देखो 2 तरह से डर लगता है इंसान को, एक होता है जो इंस्टिंक्टिव डर है, नीचे देखोगे बिल्डिंग से तो डर लगेगा, वो वाजिब डर है। लेकिन इंसानों ने अपनी भाषा की मदद से, अपनी भाषा की वजह से, अपनी थिंकिंग की वजह से, थॉट की वजह से एक और तरह का डर का इजाद कर लिया पिछले लाखों सालों में या हजारों सालों में। डेथ इज इक्वल टू पेन। क्या होता है आपको, मतलब कब चढ़ता है एक आदमी के फोटो पे हार? जब वो मर जाता है। जब वो मर जाता या है, जब वो मर जाता है ना। तो उसको बेसिकली याद रखने के लिए लोग उसके फोटो पे हार चढ़ा देते हैं, है ना। तो ये पूरा पूरा डेथ का मसला है, डेथ का। अभी इसको मैं बहुत सारे अलग अलग लेवल पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग इंसानों के अकॉर्डिंग। मतलब इसको समझो, मतलब श्री हरि ने अपने प्रोफाइल फोटो पे खुद की डेथ का फोटो लगा के डाल दिया ना, वो एक बकचोदी भी हो सकती है, वो एक मजाक हो सकता है, या उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा गहरा फिलोसॉफिकल कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ तो फिलोसॉफिकल मीनिंग हो सकता है फोटो पे हार के पीछे, है ना। तो समझो आप। तो बेसिकली देखो, आपने फिनिक्स के बारे में सुना है क्या? फिजिक्स, फिनिक्स, फीनिक्स, हाँ, ये राइजिंग फ्रॉम द एशेस। यस, फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। तो एक पक्षी होता है ना। हाँ। वो पक्षी की कुछ तो कहानी होती है, आई थिंक शायद वो बदसूरत होता है, भद्दा होता है, तो इसीलिए वो आत्महत्या कर लेता है, खुद को जला लेता है वो पक्षी जंगल की आग में कूद कर। और उसकी जो राख बची होती है, उसकी जो एशेस बची होती है, उसकी जो अस्थियां होती है, उसकी अस्थियों में से वापस से वो राइज करता है एक नए फॉर्म में, अग्नि के रूप में, है ना। और बन के फिर वो आकाश में, अनंत आकाश में उड़ जाता है। ये होता है फिनिक्स का कॉन्सेप्ट। तो इसको एज अ फिनिक्स के कॉन्सेप्ट की तरह भी समझ सकते हो आप, है ना, कि एक आदमी है, एक लड़का है, एक लड़की है जो कि अपने आप को लूजर मान रहा है ना। हाँ, उसने अपना पुराना शरीर त्याग दिया। पुराना शरीर नहीं त्याग दिया, शरीर तो वही है। नहीं, शरीर नहीं, मतलब उसका अस्तित्व। उसने अपने पुराने सेल्फ को त्याग दिया। सेल्फ का एक ये फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है सेल्फ। कार्ल यंग था ना, कार्ल यंग, द सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोलॉजी, फ्रॉइड का स्टूडेंट, यंगियन साइकोलॉजी, जिसने सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो उसने सेल्फ के ऊपर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, जिसे हम एंटायरली बकवास मानते हैं, है ना। बाकी जस्ट फॉर एज अ अंडरस्टैंडिंग, एज एन अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो सेल्फ है आपका, आपके जो पुराने बिलीफ्स हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको त्याग दो, उसको मार दो, आत्महत्या कर लो, बेसिकली निपट जाओ। शारीरिक रूप से नहीं, सेल्फ के ऊपर, सेल्फ के तौर पर, ठीक है। उसको खत्म कर दो पूरी तरीके से, और आपकी जो अस्थियां बचेगी, आपकी अस्थियां क्या है? आपका जो शरीर है, जो कि ये है बॉडी, तो बिलीफ आपके मर जाएंगे, एक नई बिलीफ
का जन्म होगा, आपके ब्रेन में एक नई आइडेंटिटी का जन्म होगा। तो हर्ष शिंदे स्वर्गवासी हो गए, तो श्री हैरी ने जन्म लिया। तो श्री हैरी के जन्म लेने के लिए हर्ष शिंदे का मरना जरूरी है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? समझ रहा हूँ मैं। इस बात को निखिल शर्मा ने समझ लिया था बस खाली इस फोटो देखने मात्र से। तो उन्होंने भी त्याग दिया अपने मैंने भी समझ लिया था उसका, पर मैंने पढ़ा नहीं था उस पे क्या लिखा है। हाँ, उस पर कहीं नहीं लिखा है, उस पर वो लिखी है, मृत्यु की दिनांक लिखी है बेसिकली। तो ये फोटो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि जो हर्ष शिंदे है वो मर रहा है और एक नया कुछ जन्म लेगा, है ना। दैट इज नॉट द केस हियर। श्री हैरी ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से श्री हैरी ने अपने सेल्फ को त्यागा था कभी तो 2019 में 20 में, उसी तरीके से आप सब भी अपने सेल्फ को त्याग दो। अबे जो तुम जो बंजार के और कहाँ के जितने भी शिवपुरी के और बिहार के पटना के, तुम सब जो सेल्फ को त्याग दो, अपने बिलीफ को त्याग दो। जिस भी बाबा के तुम गुलाम बने हुए हो उस बाबा को गोली मार दो। रैशनैलिटी की तरफ बढ़ो थोड़ा। और जो रैशनल है, जो सो कॉल्ड रैशनल पीपल है, जो अपने आप को बहुत रैशनल मान रहे हैं, वो थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा अध्यात्म की तरफ घूम कर आओ। वो आपको पता है कि वो सब बुलशिट है, लेकिन फिर भी उसका देख कर आओ, थोड़ा समय रहो उधर जाकर। सो दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। अंडरस्टूड। आई बात समझ में आपको? तो श्री हैरी जब अपने जो अपना एक मृतक फोटो लगा रहे हैं, मृतक चित्र बनाकर लगा रहे हैं अपने व्हाट्सएप के डीबी पे, तो उसका क्या मतलब है? उसका एक मतलब तो हमने बता दिया कि अपना जो पुराना सेल्फ है, जो अपना पुराना सेल्फ है उसको त्याग दो और नई बिलीव्स, नई चीजों के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करो, एक नई आइडेंटिटी बनाकर जन्म लो। अगर लूजर हो, अगर स्कूल में बच्चे बुली कर रहे हैं, मास्टर बुली कर रहे हैं, घर पे बाप आपका चिल्ला रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना, तो आप अपने आप को चेंज कर लो इंस्टेंटली। गंगाधर हो, अरे गंगाधर हो तो शक्तिमान बन जाओ, क्लार्क हो तो सुपरमैन बन जाओ, पीटर हो तो स्पाइडरमैन बन जाओ, हर्ष शिंदे हो तो श्री हैरी बन जाओ, धनंजय शर्मा हो तो मिस्टर जय बन जाओ। क्या कर रहे हो आप अभी? आज हमने बनाया था सवेरे सवेरे क्या, फ्लैट राइस नूडल्स, पेट्सियू बोलते हैं, पेट्सियू, थाई पेट्सियू। ठीक है, तो ये पहला मतलब है, इसका और भी मतलब निकल सकता है। बट जो हिंदुइज्म की जो फिलोसॉफी है कोर है ना, उसमें ये जो साधु संत की जो ब्रांच है, जो साधु संन्यास वाली जो ब्रांच है बेसिकली, तो संन्यास वाली ब्रांच की भी यही फिलोसॉफी है कि यदि आप संन्यास लेना चाहते हो अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर, है ना, तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप पता है क्या होती है? जो भी संत बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है, उसकी पहली स्टेप होती है मृत्यु। मृत्यु कैसे? मान लो कि श्री हरि वो साधु बाबा बनना चाहते हैं, तो वो या तो हरिद्वार जाएंगे, गंगा के तट पर जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, है ना, और क्या करेंगे, या फिर उज्जैन जाएंगे, शिप्रा में, और अपना पिंडदान करवाएंगे, अपना पिंडदान खुद ही करेंगे श्री हरि को अगर साधु बनना है तो, और फिर अपना मुंडन करवाएंगे। तब जाकर उन्हें मान्यता प्राप्त होगी कि उन्होंने अपने पुराने सेल्फ को त्याग दिया है, शरीर को नहीं त्यागा है। देह तो वैसा का वैसा ही है, आपका देह वहीं का वहीं है, आपने बस अपने पुराने सेल्फ को, पुरानी आइडेंटिटी को त्याग दिया है। अब आप जो श्री हरि थे, अब आप हैरीश्वर महाराज बन चुके हैं, साधु हैरीश्वर बन चुके, कुछ भी लाइक गेटिंग। तो ये हिंदुइज्म की फिलोसॉफी है। तो मैंने आपको दो माइथोलॉजी बता दी, एक फिलोसॉफी बता दी हिंदुइज्म की। साइकोलॉजी में भी ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम अपने वस्त्र बदल लो उस काम अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली, वो काम ज्यादा अच्छा करोगे। एग्जैक्टली। अगर आपने खुद को साइंटिस्ट बनना है तो लैब कोट पहन के घूमो। आपको पता है मैं ना घर में लैब कोट पहन के घूमता रहता हूँ इधर से उधर, और चूतिया पे करता हूँ तरह तरह के, करता था मतलब, अब तो नहीं करता हूँ मैं, अभी तो मैंने बुशर्ट पहन रखा है ना।
तो अभी मैंने बुशर्ट पहन रखा है ना, वैसे ही मैं आज से 1 साल पहले 2 साल पहले लैब कोट पहन के घर में घूमता था, 3 साल पहले 4 साल पहले तक, 4 साल तो नहीं 3 साल पहले तक, है ना। लैब कोट पहन के घूमूंगा और अपने कॉलेज के केमिस्ट्री लैब से और स्कूल के केमिस्ट्री लैब में से कुछ चुरा कर ले आऊंगा, है ना। बेसिकली कॉपर सल्फेट चुरा कर ले आऊंगा, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स। उसके अंदर जो मोबाइल फोन का चार्जर होता है उसको काट कर 2 इलेक्ट्रोड बनाकर डाल के छोड़ूंगा थोड़ी देर, और फिर उसके अंदर से देखूंगा कॉपर अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग कर दिया। कभी जब 6th क्लास में, मान लो जब मैं 6th में था, तो मैंने छिपकली को पकड़कर उसको ऑपरेशन कर दिया था, मुंह से ऐसे कपड़ा बांध कर। रेजर ब्लेड आती है, रेजर ब्लेड से और राउंडर से और इनसे हाथ को सैनिटाइज करके थोड़ा अल्कोहल से। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिंग करना पड़ती है आपको। तो सब एक्टिंग ही है, ये जो मैं बोल रहा हूँ सब एक्टिंग है, एक्टिंग, है ना। और जो जितना अच्छा एक्टर है वो उतना अच्छा बाबा है। हालांकि मैं बाबा नहीं हूं, श्री हरि इज नॉट अ बाबा, श्री हरि इज एंटी बाबा, प्लीज माइंड इट। ओके, तो कोई पूछे कि श्री हरि कौन है यार, ये क्या है ये, तो बोल देना कि एंटी बाबा है वो। आई एम एन एंटी गुरु, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम एन एंटी गुरु। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक और तरीके से समझ सकते, 2 तरीके से हमने समझ लिया है। एक फिनिक्स की फिलोसॉफी से, फिनिक्स की माइथोलॉजी से, फिनिक्स की, तो फिनिक्स की माइथोलॉजी से समझा हमने, और एक सनातन की हिंदुइज्म की फिलोसॉफी से समझा, है ना। अभी एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति है वो मर जा रहा है, तो मरना क्या होता है, व्हाट इज डेथ। अब ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे सारी साइकोलॉजी फिलोसॉफी सब खत्म हो जाती है व्हाट इज डेथ पे आके, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल। और डेथ का ही डर है, और डेथ की वजह से ही तो रीइंकार्नेशन है। मतलब रीइंकार्नेशन का जो फर्जी कॉन्सेप्ट है ना, रिलीजन ने जो दिया हुआ है, बेसिकली ईस्टर्न रिलीजन ने दिया है, हमारे भारतीय संस्कृति ने दिया है बेसिकली रीइंकार्नेशन, पूर्ण जन्म का कॉन्सेप्ट। तो पूर्ण जन्म का कॉन्सेप्ट कहां से आ जा रहा है, मृत्यु के भय से। क्योंकि प्रकृति ने आपको किस अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करा हुआ है, सरवाइव करने के लिए। जब आप बिल्डिंग से नीचे देखोगे ना, 12 माले की बिल्डिंग से नीचे देखोगे, तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको डर लगा देगी। आपकी जो प्रकृति, आप जो प्रकृति खुद ही हो, वो आप खुद को डर लग जाएगा आपको कि पीछे हट जा, नहीं तो मर सकता है तू। गेटिंग? तो प्रकृति ने आपको सरवाइव करने के लिए बनाया है, तो हर वक्त 24 घंटे। मैट्रिक्स मूवी भी ऐसी है। हाँ, मैट्रिक्स, वेरी गुड एग्जांपल, मैट्रिक्स। तो उसी लिए आपको क्या है, नहीं मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो और ज्यादा गहरा हो जाएगा, उसको अभी नहीं छेड़ते हम। तो जब आप नीचे देख रहे हो ना, तो आप खुद ही पीछे हट रहे हो, आपको डर लग जा रहा है, बिकॉज यू वांट टू सरवाइव। तो हर वक्त आप सरवाइव करना चाहते हो यहां पर, इसीलिए आप मरना नहीं चाहते, बिकॉज डेथ इज जस्ट अपोजिट ऑफ सर्वाइवल। यू डोंट वांट टू डाई एट एनी कॉस्ट, देन व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू सर्वाइव। तो इसीलिए, लेकिन मृत्यु तो होगी, वो तो इनएविटेबल है, डेथ इज इनएविटेबल। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फिर आपको कोई ना कोई आकर कुछ बेच जाएगा, एक प्रोडक्ट बेच जाएगा, रीइंकार्नेशन का प्रोडक्ट बेच जाएगा। कोई बाबा आके, कोई गुरु आके, कोई महात्मा, कोई सेवियर ऑफ मैनकाइंड आकर आपको रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट पकड़ा देगा आपके हाथ में, जिससे आपको डर कम लगना लगे। हाँ, जिससे आप मतलब मस्त मस्त रहो। अरे मौत का डर क्या, अरे यार मैं मर जाऊंगा यार, मेरे को बीमारी हो गई यार, कहीं मैं मर नहीं जाऊं यार, कुत्ते ने काट लिया, रेबीज ना हो जाए, जहरीला मशरूम खा लिया कि रात को मर ना जाऊं, है ना। तो ऐसे में कोई ना कोई आपको कुछ भी बिलीफ पकड़ा देगा, अरे डर मत, वो मशरूम जहरीले थोड़ी ना थे, वो तो मैंने भी खाए थे, मैं भी तो जिंदा हूं, तू थोड़ी ना मरेगा, डर मत। तो फिर आप मस्त मस्त हो जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे, हाँ चलो चलो चलो, इसने भी तो खाई, भी अच्छे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा रहेंगे हम, चलो चलो। तो बेफिक्र हो जाता है आदमी, है ना। तो इसीलिए फिर जन्म हुआ था रीइंकार्नेशन का। तो रीइंकार्नेशन कुछ नहीं होता है, 1 मिनट लगेगा बस, है ना, 1 मिनट लगेगा डिबंक करने में पूर्ण जन्म को। ठीक है, बट पूर्ण जन्म का कॉन्सेप्ट जरूरी है किन लोगों के लिए, जो रोते रहते हैं कि यार मैं मर जाऊंगा, तो फिर मौत के बाद में क्या है, मौत के बाद में क्या, मौत के बाद में क्या है। वो आदमी प्रश्न करता है मौत के बाद में क्या है, जिसका जीवन ही मृत्यु है, बेसिकली जिसके जीवन ही जहन्नुम बना हुआ है ना,
जिसका जीवन ही नर्क है, वही आदमी पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्योंकि वो जीवन तो जी ले पहले जो तेरे को मिला है, फिर मृत्यु पर जाना तू। तो बिना अपने जीवन को जुए मृत्यु मृत्यु करने वाले व्यक्ति के लिए फिर रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि वो चुप हो जाए, थोड़ा बेफिक्र हो जाए कि मृत्यु के बाद में तेरी आत्मा निकलेगी और तू फिर से जिंदा हो जाएगा, एक बच्चा बन के फिर से जन्म लेगा, या शेर बन के अच्छे अच्छे काम कर तू, है ना, अच्छे अच्छे काम करेगा तो अच्छा अच्छा बनेगा तू, बुरा बुरा करेगा तो बुरा बुरा बनेगा, कुत्ता बनेगा, कीड़ा बनेगा, बैक्टीरिया बनेगा पैरामीशियम बनेगा। तो ये है मृत्यु। दूसरी बात, अब इन सब कचरे को हटाओ साइड में, जो भी फिलोसॉफी का कचरा अभी तक हमने बका है सबको साइड में करो, वास्तविकता पे आ जाओ। मृत्यु के बाद में क्या होता है? नथिंग। कुछ तो होता है यार, लेकिन एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस थोड़ी ना होगी, एम्प्टीनेस नहीं होगी, नो नो नो। नहीं, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। मृत्यु के बाद में एक चीज, दुनिया भी नहीं है उधर। एक चीज है लेकिन, क्या? मान लो श्री हरि की वास्तव में मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? श्री हरि को एक ऐसे स्ट्रेचर पर, एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर ऐसे जो फैमिली मेंबर्स और जो फ्रेंड्स है वो ले जाएंगे और क्रिमिनेट कर देंगे। तो जब श्री हरि का क्रिमिनेशन होगा, श्री हरि को जब वो करा जाएगा, उनका दाग दिया जाएगा, जब जलाया जाएगा श्री हरि को, तब क्या होगा? श्री हरि जिस मटेरियल का बना हुआ था, काय का बना हुआ था श्री हरि? 5 तत्वों। पांच तत्व का नहीं बना, श्री हरि बना प्रोटीन का, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना, कैल्शियम का, एलिमेंट्स का। 5 तत्व का नहीं, 38 समथिंग एलिमेंट्स का बना हुआ है श्री हरि, और ज्यादा भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ज्यादा ही। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे 38 40 समथिंग कुछ एलिमेंट्स का बना है श्री हरि का शरीर। तो जब श्री हरि क्रिमिनेट होगा ना, तो उसकी बॉडी के अंदर से पहली बात तो कार्बन कार्बन क्या होगा? कार्बन कार्बन रह जाएगा, बाकी नाइट्रोजन वगैरह जो गैसेस वगैरह थी वो तो इवोपरेट हो जाएगी। तो श्री हरि का जो कार्बन बचेगा और कैल्शियम बचेगा, कार्बन राख बन जाएगा इम्प्योर फॉर्म में, और जो कैल्शियम था वो कैल्शियम भी ऐसे ही रहेगा इम्प्योर फॉर्म में। कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे करके वो भी डीकम्पोज होगा, थोड़ी अस्थियों को ले जाकर गंगा में विसर्जित कर देंगे, उसमें बैक्टीरियल और फंगल एक्शन की वजह से वो पूरी तरीके से डीकम्पोज हो जाएगा। और श्री हरि अगर मोमेडियन होते, श्री हरि अगर मुसलमान होते, तो श्री हरि को दफना दिया जाता, उस केस में भी श्री हरि की बॉडी डीकम्पोज हो जाती। श्री हरि के जो प्रोटीन्स थे वो अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते, अमीनो एसिड्स और बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे कणों में श्री हरि का शरीर, श्री हरि का शरीर, श्री हरि का मन अलग अलग नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो श्री हरि की बॉडी है ना, वही श्री हरि का सब कुछ सिंगल एंटिटी है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन है ना आपका, आपके मोबाइल फ़ोन में से जो आपको स्क्रीन के अंदर जो ऐप्स वगैरह दिख रहे हैं, जो चला पा रहे हो आप, इंटरेक्ट कर पा रहे हो, ये उसकी आत्मा नहीं है, ये अलग चीज़ नहीं है, ये भी वही बॉडी का ही पार्ट है। ये भी वही पिक्सल, ये पिक्सल भी तो बॉडी ही है, पिक्सल ही तो है जो आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, जो टच स्क्रीन पे टच कर रहे हो, ये भी तो उसका ही पार्ट है। तो बॉडी माइंड वगैरह सब एक ही होता है, यूनिटी होती है, सिंगल। तो पुराने जो इतने दशकों से जितने भी टीचर्स आए हैं, जितने भी गुरु आए हैं, इन सब ने क्या करा? शरीर को अलग कर दिया, आत्मा को अलग कर दी, मन को अलग कर दिया। फ्रॉइड ने और जंग ने आके तो सब कुछ अलग अलग कर दिया। आत्मा को भी डिवाइड कर दिया उन्होंने 7-8 हिस्सों में, कि आत्मा के पार्ट होते हैं, मन के भी पार्ट कर दिए उन्होंने, कि कॉन्शियस अलग, सब कॉन्शियस अलग, अनकॉन्शियस अलग, और जाने कौन कौन से कॉन्शियस अलग। तो इतना उन्होंने वो कर दिया है कंफ्यूज बेसिकली मानव जाति को। समझ पा रहे हो आप? समझ रहा हूँ। हाँ, तो सब सिंगल है ये। श्री हरि इज अ सिंगल थिंग। श्री हरि की जो कॉन्शियसनेस जिसे बोल रहे हो, कॉन्शियसनेस मतलब कुछ नहीं होता है, कॉन्शियसनेस मतलब होश। अभी माइक टाइसन अगर पंच मार देगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो अनकॉन्शियस है। उसके बाद में कोको कोला पीना इज नॉट एन अनकॉन्शियसनेस, वो भी कॉन्शियसनेस ही है। गुलामों की तरह सेलिब्रिटीज को स्टार बनाना बोलते हैं ना, कितना अनकॉन्शियस बिहेवियर है इसका। वो अनकॉन्शियस बिहेवियर नहीं है, वो कॉन्शियसनेस को मेटाफोरिकल वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस मतलब होश ही होता है ना, बस वही होता है कॉन्शियसनेस। उसके बाद में अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर, कॉन्शियसनेस ऑफ फॉरेस्ट, ये सब बकचोदियां हैं, हटाओ इन्हें।
और यही कारण है मानव जाति की सफरिंग का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। पर न्यूरॉन्स तो फिजिकल ना। फॉर्म है, न्यूरॉन को मान रहे हो, आपको लग रहा है कॉन्शियस है न्यूरॉन में, जो कि पूर्णतः गलत बात है। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, अगर तुम जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है ना, वो न्यूरॉन से होती है। न्यूरॉन्स तो रियल है। हाँ, वो है। अगर मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे ना, न्यूरल तो नेटवर्क्स आर जो इम्पोर्टेंट। लोग है ना, हाँ, तो जो मशीन लर्निंग है ना, उसमें एक चीज होती है जर्नलाइजेशन। तो जर्नलाइजेशन होती है कि किसी डेटा को ऐसे ट्रेन करना, ट्रेन मतलब इन द वे कि न्यूरॉन्स को ऐसा ट्रेन करना कि जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको वो लर्न करे रादर देन रिमेम्बर। मोस्ट ऑफ द लोग कोई भी चीज को पकड़ लेते हैं और वो एज ए लर्न करके करते हैं, और वो गलत होता है मॉडल में। तो ये मेंटालिटी रॉन्ग होती है। तो मॉडल ऐसा होना चाहिए, परफेक्ट मॉडल वो होता है जिसमें रोबस्टनेस हो, मतलब जर्नलाइजेशन हो, जो हमेशा नया नया चीज सीख सके। मशीन के अंदर भी होता है ना जनरलाइजेशन, जो नई नई चीजें सीख सके, है ना। हाँ तो यार हमारे इधर तो एक काका रहते हैं, हाँ उन काका को लगता है कि यही सत्य है, जो मतलब क्या सत्य है, उन काका को ये लगता है। जो उनको पता है। हाँ, उनको क्या पता है कि आज से करोड़ों अरबों साल पूर्व जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, और तोते, मिट्ठू, चिड़िया वगैरह जीव जंतु सब आपस में बात करते थे। तो ये उनको सत्य लगता है। अब श्री हरि उन काका के पास में जाके उनको समझाएंगे कि ये सब नहीं है, एक और भी थ्योरी है कि करोड़ों साल पहले नहीं, आज से कुछ मान लो लाखों साल पहले जीव हुआ करता था। वो पहले सिंगल सेल हुआ करता था, एक कोशिका हुआ करता था। तो उसे हड़का के भगा देंगे। श्री हरि बोले भगवे ऐसे, देखो क्या मालूम, बड़े बड़े गुरु कहते हैं, हमारे बड़े बड़े संतों ने कहा है, ये तो बड़े बड़े बाबाओं ने कहा है, तू कौन। ठीक है, तो बाबा संत वगैरह इन सबको अथॉरिटी मान रहे हो, श्री हरि को चूतिया समझ रहे हो। ठीक है, तो ये होता है रिजिडिटी। वो आदमी 60 साल से 70 साल से, एक्चुअली में वो गलत है। हाँ, तो 60-70 साल से वो आदमी अपने बिलीफ में फंसा हुआ है, एक फॉल्स बिलीफ में, और उसको चेंज नहीं करना चाह रहा है वो। हाँ तो इसको कहते हैं रिजिडिटी, इसको कहते हैं संकीर्ण मानसिकता, हाँ है ना। तो और मैं बता रहा था डेथ के बारे में, सुनो, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें निकल रही है मेरे अंदर से आज। अभी श्री हरि जब डिकम्पोज हो जाएंगे ना, श्री हरि अपने बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो एटम्स है ना, इनमें ब्रेकडाउन हो जाएंगे। और जो श्री हरि के शरीर के जो एटम्स थे, वो यूनिवर्स में कहीं और जाकर इस्तेमाल हो जाएंगे, किसी यूजफुल जगह। हाँ तो ये कितना मैजिकल है, रीइंकार्नेशन से ज्यादा मैजिकल, रीइंकार्नेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरे को ये लगता है कि पूर्ण जन्म से तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना सत्य। सत्य तो यही है। अरे दादी जी मरी थी, दादी जी मर गई, तो क्या दादी जी को दफना दिया, या तो उन्हें जला दिया। दफना दिया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवी प्राणी है, सूक्ष्म जीवी प्राणी, उन्होंने उनके शरीर को खाक कर किसी और दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया। वो कहीं और इस्तेमाल हो गई, वो इन जीवों के लिए इस्तेमाल हो गई। पेड़ पौधों में चले गए, उनके हवा में मिल गया मेरे शरीर का जो ऑक्सीजन था, है ना, जो हाइड्रोजन भी था, वो भी हवा में मिल गया, पानी का हाइड्रोजन भाप बनकर जब जलाया तो। ठीक है, अभी वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं मॉइस्चर के फॉर्म में है, दूसरे मॉइस्चर के साथ में मिलकर बारिश बन के बरस सकता है वो बादल बनकर। मेरा शरीर पेड़ पौधों में भी है ना। तो ये कहते हैं ना कि पंच तत्वों से बने थे, पंच तत्वों में मिल गए तो ऐसे मिलते पंच तत्वों में। अब ये सब फर्जी बातें कि आत्मा थी, आत्मा निकल गई और इतने 12 दिन में ऊपर पहुंचेगी, उसके लिए कथा करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ये सब ढकोसलेबाजी है ना। ये सब इट्स नॉट अ रियल थिंग। ठीक है, तो ये होता है मृत्यु के बाद में। इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, फोर्टिशियस कॉन्कोर्स ऑफ एटम्स। आपके एटम्स है ना, कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं एंट्रोपी। तो मृत्यु के बाद में क्या होता है, मृत्यु के बाद में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। समझे एंट्रोपी, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो, द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर।
तो मेरा शरीर ऑर्डर में है अभी बिल्कुल, आंखें बिल्कुल सही जगह लगी हुई हैं, हाथ की पांचों उंगलियां सही जगह लगी हुई है, सही हिल रही, सही काम कर रहा है। श्री हरि इज इन फुल ऑर्डर, श्री हरि के मुंह से बिल्कुल सटीक बात निकल रही है, बिल्कुल दिल से निकल रही है जो भी निकल रहा है। श्री हरि इज इन अ फुल ऑर्डर राइट नाउ, है ना। तो कुछ तो होगा यार, धीरे धीरे समय के साथ साथ जो सेल्स है उनकी वर्किंग में थोड़ा डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे कि मशीन खराब हो जाती है ना, वैसे बॉडी की जो सेल्स हैं जो कि मेरी बॉडी को जिंदा रखी हुई हैं, एक एक सिंगल सेल की अपनी मेमोरी होती है ना। ऐसा कहते हैं ना, मेमोरीज न्यूरॉन्स में, ब्रेन में स्टोर होती है, हिपोकैम्पस में। वो तो बहुत ही छोटी सी मात्रा है, बाकी हर एक बॉडी की सेल की अपनी अलग मेमोरी होती है। ये बात कैसे सिद्ध हुई? ये बात ऐसे सिद्ध हुई कि एक जीव होता है प्लानेरिया, उसको जहां से भी काट दोगे वहां से वैसा का वैसे ही उग जाएगा वो। तो बीच में से काट दिए, उसके दो भाग कर दिए, तो उसकी पूंछ को कैसे पता कि आगे से सर ही उगाना है? जो पूंछ की जो सेल्स है उन्हें कैसे पता कि आगे सर ही उगना चाहिए? और सर अगर काटा तो सर को कैसे पता कि पीछे पूंछ ही उगना चाहिए? है ना। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि हर सेल की, हर एक कोशिका की अपनी अलग चेतना है, अपनी अलग मेमोरी है ना। तो चेतना। हाँ, तो डेथ इज इनएविटेबल एंड डेथ इज नथिंग नथिंग टू बी फियर्ड ऑफ। इसको भी सिद्ध करता हूं। डेथ को अपन कैसे, डरना नहीं चाहिए डेथ से, पहली बात। और डरने वाली बात ही नहीं, पहली बात तो मृत्यु, क्योंकि लोग मृत्यु को डर से कनेक्ट कर देते हैं। देखो, दो तरह से डर लगता है इंसान को। एक होता है जो इंस्टिंक्टिव डर है, नीचे देखोगे बिल्डिंग से तो डर लगेगा, वो वाजिब डर है। लेकिन इंसानों ने अपनी भाषा की मदद से, अपनी भाषा की वजह से, अपनी थिंकिंग की वजह से, थॉट की वजह से एक और तरह का डर का इजाद कर लिया पिछले लाखों सालों में या हजारों सालों में। डेथ इज इक्वल टू पेन, समझ रहे हो? मतलब जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो आप 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, आप 25 साल के हो गए हो अभी मिस्टर जय, तो आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली ये पकड़ लिया सोसाइटी में से कि मृत्यु का मतलब होता है दर्द। जब मृत्यु होगी तो दर्द होगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं आज, देर इज नो सिंगल वे दैट यू कैन एक्सपीरियंस डेथ। जब आप मरोगे ना, तब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप मर गए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है आपकी बॉडी में। आप मुझे देख पा रहे हो ना, एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से देख पा रहे हो, आंखों की जैसे वजह एक से। बल्ब बल्ब की लाइट बंद हो जाती है ना, वो वैसे बंद हो जाएगा। हाँ, बल्ब की लाइट बंद हो जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है ना जैसे, वैसे आप भी बंद हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। लैपटॉप लैपटॉप में एक मेमोरी होती है जो उस चीज को सेव करती है, हाँ वो हमारे पास नहीं है। हाँ, ठीक है। बिकॉज आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी कुछ नहीं है, आपकी बॉडी एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स है। एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन चल रहा है आपकी बॉडी की एक सेल के बीच में, हम्म, है ना। आपकी सेल सिग्नल भेज रही है दूसरी सेल को हर सेकंड। हम्म, जैसे कि कंप्यूटर में अभी, जैसे कि हम वीडियो चैट कर रहे हैं, इसमें भी पूरे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड पूरा प्रोसेसर है, एक एक प्रोसेसर अपना वो सिग्नल भेज रहा है स्क्रीन को, फिर पिक्सल्स में आकर वो दिख रहा है लाइट, है ना। पिक्सल चल रहे हैं उस मदरबोर्ड के कारण। और जो माइक लगा हुआ है, इसमें माइक जा रहा है, माइक में से आवाज जा रही है। तो आपका शरीर भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एक, उसमें से आप माइक्रोफोन को अलग निकाल सकते हो आपके शरीर और दूसरे लैपटॉप में लगा सकते हो। ऐसे ही आपकी बॉडी में से मैं हार्ट निकाल सकता हूँ, दूसरे की बॉडी में लगा सकता हूँ बाईपास सर्जरी करके, ठीक है। सो देर इज नो वे दैट यू कैन एक्सपीरियंस डेथ, देर इज नो सिंगल वे दैट यू कैन एक्सपीरियंस लाइफ अदर देन थॉट एंड नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज गिवन टू यू। ये बहुत ही गहरी बात है, इसको समझो जरा। आपको ये भी, आप अपनी लाइफ को भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपको कैसे पता आप जिंदा हो? आपको कैसे पता आप जिंदा हो, बताओ मुझे। पता है क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा है। ये आपको किसी ने बताया है? यानी कि जो आपका कल्चर है ना, या आपकी सोसाइटी है, जब आप छोटे से बड़े हो रहे थे। नहीं, मुझे बताया नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, तो मेरे जिंदा होने का ये मतलब है कि मेरे पास पिछली मेमोरी भी है। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैंने पिछले जिंदगी जी है, एक्सपीरियंस की है,
और वो मैं उस एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं कर सकता रेप्लिकेट, पर वो एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी है, तो वो मतलब वो दिमाग ही आ गया, वो दिमाग मुझे बता रहा है कि हाँ मैंने लाइफ एक्सपीरियंस की है। आपको ये पता है, ये लाइफ का जो वर्ड है ना, लाइफ वर्ड, ये भी आपने कभी सुना है ना, जब आप छोटे थे, हम्म। कि जिंदा होना क्या होता है। अरे यार ये चूहा तो मर गया, देखिए वाला चूहा जिंदा है क्या, हाँ ये जिंदा है, तो भाग रहा है, भाग रहा है मतलब जिंदा है। तो ये बात आपके ब्रेन ने पकड़ ली है बचपन से, हम्म। मेमोरी स्टोर हो गई ना, कि भागना मतलब जिंदा होना। तो अगर चूहा भाग रहा है मतलब जिंदा है, ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ हिल डुल नहीं रहा मतलब मरा हुआ है। तो हम्म। लाइफ को भी आप प्रीवियस नॉलेज की वजह से एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, उस बात को समझो। हाँ प्रीवियस नॉलेज की प्रीवियस नॉलेज, द नॉलेज गिवन बाय द कल्चर एंड सोसाइटी एंड द पीपल, सिटीजन्स अराउंड यू, है ना। सोसाइटी ने जो नॉलेज आपको दिया है, उस नॉलेज की वजह से आप अपने आप को ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि आप जिंदा हो। अगर आपको कोई बताता नहीं कि आप जिंदा हो, और जिंदगी जैसी भी कुछ चीज़ होती है, लाइफ जैसी भी कुछ चीज़ होती है, लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ह्यूमैनिटी में, तो अभी हम ये तो चर्चा ही नहीं कर रहे होते। ये तो फिर मैट्रिक्स वाला सीन आ गया ना, कि तुम जिंदा हो पर एक्चुअली में तुम जिंदा नहीं हो, तुम कहीं कहीं उसमें वो बंद हो, अरे वो मैं वाला। बोल रहा हूँ कि जो जिंदा जो शब्द है ना, जो जिंदा शब्द है, इस शब्द ही कल्चर हाँ। का दिया हुआ है हमें और तुम्हें, है ना। जिंदा होना क्या होता है ये कल्चर ने सिखाया हुआ है हमें और तुम्हें। मृत्यु क्या होती है भी कल्चर ने सिखाया है हमें और तुम्हें, है ना। जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, हम्म। कुत्ते ऐसी चर्चा नहीं करते हैं कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। कुत्ते खाते हैं, चोतते मर जाते हैं, तोते भी हैं। खाते सोते चोतते मर जाते हैं, हाँ। है ना। मस्ती भी करते हैं, वो मस्ती भी करते हैं। अरे वो सब उनके भी रिचुअल्स होते हैं, उनके भी सब होता है, उनकी भी वो होती है, कोर्टशिप होती है पार्टनर में, उनका भी मेट सिलेक्शन होता है, उनका भी पैक होता है, कुत्तों का भी वो सब होता है उनका भी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुत्ते ऐसे चर्चा नहीं करते व्हाट इज डेथ एंड व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। आचार्य हाँ। परेशान ने एक बात बोली थी, आचार्य अगर वो परेशान फ्री ने है तो वो आराम करेंगे अपना। आचार्य परेशान ने एक बात बोली थी, पता है। हाँ। आचार्य परेशान ने एक बात बोली है कि कभी किसी कुत्ते को डिप्रेशन में देखा है क्या, डिप्रेशन के लिए रोते हुए। पर बात तो यहाँ वो आ गई ना कि ह्यूमंस जो थे बहुत पैरानॉइड थे, इसकी वजह से उनको ये सब चीजें आई हैं। ह्यूमन को कुत्तों ये में सब ये चीजें आई है फंक्शनैलिटी नहीं लैंग्वेज की थी। वजह से, ह्यूमन को ये सब चीजें आई है लैंग्वेज की वजह से, बिकॉज ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। लैंग्वेज भी उन्होंने बनाई थी ना कि वो एक दूसरे से बात कर सकें हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लेकिन लिए वो यहाँ बात कर चलता सके, रहता था। सर्वाइवल के लिए ही हाँ। बात कर सके। लेकिन अभी सर्वाइवल के लिए बात क्या कर रहे हैं हम, तो मृत्यु, डेथ, रीइंकार्नेशन, ये सब चीजें लिया है, और यहाँ पे वो क्योंकि ग्लिच आ वो गया फ्री एवोल्यूशन है, में। हम्म। और जब वो फ्री हैं तो वो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं, वो फ्री हैं। सर्वाइवल और सिक्योर हो जब गया वो उनका, फ्री हैं। सर्वाइवल सिक्योर हो हाँ। गया, हाँ। इसलिए हम ये सब बात कर रहे हैं। आपने भी रोटी खा ली, हम भी नीचे से रोटी खा के आए हैं, तो अभी सिक्योर है सर्वाइवल, इसलिए हम मृत्यु पे और जीवन पे चर्चा कर रहे हैं अभी, हाँ। है ना। तो सबसे बेस्ट जिंदगी किसकी होती है, सबसे बेस्ट जिंदगी होती है कुत्ते की, सॉरी कुत्ते की नहीं, भेड़िए की, एक शेर की, एक गिरगिट की, एक छुपकली की, एक टिड्डे की, एक अर्थवर्म की। कुत्ते की, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कुत्ता तो ह्यूमन सोसाइटी के बीच में रहता है ना यार, तो उसका ओरिजिनल हैबिटेट नहीं है ये। कुत्ते जो बनाए हैं वो इंसानों ने बनाए, शेर भेड़ियों से। जो जिंदगी जीता है वो जीता है, मतलब जब उसको शिकार करना है तो वो शिकार के लिए कुछ भी करेगा, वो फोकस्ड है, पूरा हाँ फोकस्ड है। हाँ, देयर इज नो वर्ड डिसिप्लिन देयर। उसे पता है कि शिकार करना है, कैसे करना है, सब कर लेता है। ये डिसिप्लिन वगैरह हाँ। सब इंसान के कल्चर ने दिया हुआ है, देखो, हाँ। है ना। ये सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास बातें। इंसान को बस दो चीज़ चाहिए, एक तो जिंदा रह ले और कहीं से बंदोबस्त कर ले पार्टनर का। तो जब हमने ये सोशल एक्सपेरिमेंट किया, तो उसी दिन हमारे पास और फैमिली के पास अलग अलग रिश्तेदारों के कॉल्स आने शुरू हो गए कि ये क्या मजाक कर रहा है लड़का, है ना, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ठीक है ना। तो इससे अलग अलग कंक्लूजन निकले, इससे बेसिकली तीन कंक्लूजन निकले, तीन निष्कर्ष निकले, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष इससे ये निकल सकता है दैट द रिलेटिव्स आर सो मच वरीड अबाउट मी
एंड दे रियली डू केयर अबाउट मी, है ना, विच इज़ आई एम ग्रेटफुल फॉर, है ना. अगर कोई मेरी इतनी चिंता कर रहा है तो मतलब ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्राउड की बात है. ठीक है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव सच पीपल इन माई लाइफ. ये पहला कंक्लूजन निकल सकता है. दूसरा कंक्लूजन है कि ये जो चाचा, मामा, ताऊ, फूफा जी, है ना, बुआ जी, इस तरीके के जो लोग होते हैं, इन्होंने डेथ को बहुत बड़ा हवा बना रखा है. आज से नहीं, मतलब सदियों से डेथ का बहुत बड़ा हवा बना हुआ है. और जब भी कोई व्यक्ति मरता है तब बेसिकली सारे रिलेटिव्स, सारे जान पहचान के लोग, सभी अड़ोसी पड़ोसी, सारे फ्रेंड्स, है ना, जो भी उस व्यक्ति को जानते थे, उसके करीबी थे, वो सब आ जाते हैं बेसिकली उसके फ्यूनरल पर. ठीक है, विच इज़ ओके. लेकिन जब वो आदमी जिंदा था, है ना, जब वो अपने सेंसेस में था, जब वो जिंदा था और वेल वर्किंग था, तब कितने लोग आए उसके पास और कितने लोगों ने बैठकर ये पूछा उससे कि चलिए भाई साहब आप बताइए, आप बताओ कि आपको क्या समस्या है, आपकी लाइफ में कुछ समस्या भी है क्या? अच्छा है, तो ठीक है, तो आप बताइए क्या समस्या है. अच्छा ये समस्या है यार, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको सही डायरेक्शन दिखा दे, या फिर हम किसी भी तरीके से मदद कर दे, आपकी फाइनेंशियल मदद कर दे, कुछ बने तो. फाइनेंशियल नहीं बने तो वो ना करे, लेकिन कुछ इमोशनल मदद कर दे, है ना. अरे हफ्ते में, महीने में, साल में, 2 साल में एक बार तुमसे मिलने आ जाए और तुम्हें गले लगा लें. अगर आप रिलेटिव कह रहे हो खुद को तो रिश्तेदार, रिश्ता, अगर कुछ भी रिश्ता है तो, है ना. और कोई भी रिश्ता, रिश्ता पता है कब होता है? कोई भी रिश्ता, रिश्ता तो तब बनता है ना यार, जब उसमें रिश्ता मतलब क्या होता है. बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, है ना, इंट्रासेल्यूलर कम्युनिकेशन. मतलब आपके शरीर की एक एक कोशिका आपस में, आपके शरीर की एक एक कोशिका आपस में कम्युनिकेट करती है अलग अलग पाथवेज के थ्रू, है ना. तो सेल टू सेल जो रिलेशन है, इसको रिलेशन कह रहे हैं, कम्युनिकेशन. जब सेल और सेल में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, किसी मॉलिक्यूल से, किसी एंजाइम से, किसी रिसेप्टर से, ठीक है, उसे कम्युनिकेशन कह रहा है. जब मोबाइल फोन में से सिग्नल निकल कर टावर पर जा रहा है, टावर से सैटेलाइट पर जा रहा है, और उससे दूसरे टावर पर पड़ रहा है, और दूसरे मोबाइल फोन में पड़ रहा है, सिग्नल का ट्रांसफर जब हो रहा है ना, ये जो मेरी आवाज़ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद में दूसरे टावर में फिर से सिग्नल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है मेरी वॉइस, और फिर दूसरे के फ़ोन में जाकर फिर से वो वॉइस में कन्वर्ट हो रही है. तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है ना. तो कोई भी रिश्ता, रिश्ता तो तब होता है ना जब उसमें कुछ कम्युनिकेशन हो. अब मैं आपको, आपकी और हमारी कभी आपस में बात नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक आंटी है या एक आंटी है, कोई भी है, वो आंटी कह रही है कि ये क्या कर रहा है लड़का, ये लौंडा क्या कर रहा है ना, ये क्या लगा रहा है, ये व्हाट्सएप पे क्या लगा रखा है, ये क्या, ये कोई बात होती है क्या? ठीक है, इसका मतलब एक ही हो सकता है दैट शी फेल्ट रियली वरीड अबाउट मी, और एकदम से वो नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए. लेकिन यार उन आंटी की और मेरी तो लाइफ में कभी 1-to-1 कम्युनिकेशन ही नहीं हुई. ठीक है, उनकी और मेरी लाइफ में कभी 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं हुई. जब मैं 5th क्लास में था, 6th क्लास में था, 7th क्लास में था, तब उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो. जब मैं 10th में, 12th में था, तब उन्होंने ये नहीं पूछा तुम कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, और उसके लिए मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ. अगर मैं थोड़ी एजुकेटेड हूँ तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ गाइड कर दूंगी, कुछ गाइडेंस दे दूंगी. अगर पढ़ी लिखी नहीं भी हूँ तो लाइफ के बारे में कुछ गाइड कर दूंगी, है ना. अगर रिलेशन है ना, मैंने कभी उनसे पूछा कॉल करके कि आप कैसी हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, तो रिलेशनशिप तो तभी होता है ना जब एक कम्युनिकेशन हो. रिलेशनशिप इज नथिंग विदाउट कम्युनिकेशन.
एक ही छत के नीचे एक बाप और एक बेटा 20-20 30-30 सालों से रह रहे हैं। एक बाप अपने बेटे के बारे में कितना जानता है और एक बेटा अपने बाप के बारे में कितना जानता है? क्या बेटा अपने बाप को ये बता रहा है कि वो लाइफ में ये करना चाहता है और उसके लिए उसको ये चाहिए? मेजोरिटी ऑफ बेटों की हिम्मत ही नहीं होती लाइफ में अपने बाप से बात करने की, है ना? और ना बाप के अंदर इतने गट्स होते हैं कि बेटे को बिठाकर ये पूछे कि चल बेटा तू मुझे बता कि तू लाइफ में करना क्या चाहता है और जो भी तेरे इच्छाएं वो सारी इच्छाएं बता मुझे, है ना? विदाउट मैं उसे जज नहीं करूंगा, ना मैं तेरे ऊपर शाउट करूंगा, ना मैं तुझे चिल्लाऊंगा, तू बस जो भी है बता दे। फिर उसको मैं लॉजिकली तेरे को गाइड कर सकता हूं कि ये चीज सही है और ये चीज इस तरीके से गलत है और ये तुम्हें ऐसे हार्म कर सकती है बेटा। गेटिंग? तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन तो ना किसी बाप में होता है ना बेटे में होता है। लेकिन जब भी खबर लगती है किसी को कि किसी के यहां पर किसी की मृत्यु हो गई है तो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर मृत्यु भोज होता है। गेटिंग? फिर पूड़ियाँ तली जाती है और मिठाइयाँ बनाई जाती है, साग बनता है और सब आपस में बैठते हैं लाइन में सार्वजनिक तौर रूप से और सभी आपस में भोजन करते हैं, है ना? थोड़े दिन जो फैमिली मेंबर थे वो रो लेते हैं। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला दूसरा कि जितने भी ये जो रिश्तेदार टाइप के लोग होते हैं ना, लाइक यानी कि जो कॉमन मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं आपकी सोसाइटी में, वो कैसे होते हैं? दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डेथ रेदर देन लाइफ। अबे वो आदमी जब जिंदा था तब तो तुमने उसके साथ कुछ करा नहीं, तब तो तुमने उसका कुछ करा नहीं, और जब मर गया तो तब सारे के सारे दुख मनाने आ गए। जब वो जिंदा था, जब वो वास्तव में दुख में था, तब तुमने उसके लिए क्या करा, है ना? तो तीसरा और सबसे मुख्य जो निष्कर्ष है वो यह है कि सोसाइटी में जितने भी रिश्ते होते हैं ये सब सुपरफिशियल होते हैं। जितने भी रिलेशंस होते हैं इनमें वो गहराई नहीं होती, वो बात ही नहीं होती जिससे इन रिश्तों को रिश्ता कहा जाए। अरे अगर मैं किसी कुल में जन्म लिया, मैंने किसी कुल में, किसी जाति में, किसी धर्म में जन्म लिया, तो बाय बर्थ में उस धर्म, उस जाति, उस कुल का कैसे हो गया? ये बात समझ नहीं है पहली बात तो मुझे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ और वो लड़का पैदा हुआ भारत देश के किसी पिछड़े हुए गांव में, है ना? तो उसी गांव में वो पला बड़ा, उसी गांव में उसकी बेसिक बेसिक शिक्षा हुई, लेकिन उसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और उसी गांव की बेसिक शिक्षा लेकर उसने फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और एक एग्जामिनेशन दी, इंट्रेंस एग्जाम दी, वो उसकी इंट्रेंस क्लियर हो गई, वो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए, उसकी स्कॉलरशिप भी मिल गई उसे, है ना? अब वो जहां पर रह रहा है, जिस तरह के लोगों के बीच में रह रहा है, जिस तरीके के बेसिकली सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी में जब वो अब वो रह रहा है ना? उसकी अच्छी जॉब लग चुकी है, उसकी अच्छी लड़की से शादी हो चुकी है। अब जब वो अपने गांव जा रहा है, अपने घर जा रहा है, अपने सो कॉल्ड रिश्तेदारों, अपने सो कॉल्ड अपने लोगों के बीच में जा रहा है, अब ये सो कॉल्ड अपने लोग उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? पहली बात तो कि तूने घर में बिना बताए शादी कैसे कर सकता है तू? क्योंकि शादी तो हमारे नॉर्म्स, हमारे रिचुअल्स और हमारे जो भी हमने व्यवस्था बना रखी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो ये तो क्राइम है। एक लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेगा तो ये तो हमारे इसमें क्राइम होता है, हमारे गांव में क्राइम है। तो तू तो गुनहगार है ना? तूने 4 किताब क्या पढ़ ली, तू सारी सब कुछ भूल गया क्या अपने संस्कृति को? तूने 4 किताब क्या पढ़ ली, तू ज़्यादा समझदार हो गया क्या, है ना? तेरे लिए लड़की हम सिलेक्ट करते, कौन सी जात की लड़की है ये वाली जात की लड़की से शादी कर ली तूने, इतने गए बीते हो गए। अब हम इसको तो घर में कदम नहीं रखने देंगे, इस लड़की को तो हम बाहर के बाहर ही ले जाए ऐसे जा, है ना? तो ऐसा रियलिटी में होता है कई जगह, गांवों में आज भी इन 2025। ठीक है, तो क्या ये उसके रिश्तेदार है या फिर वो उसके रिश्तेदार है जिन्होंने उसके मैरिज को अप्रिशिएट करा, उसके मैरिज को एक्सेप्ट करा, जो भी जिन भी लोगों के बीच में वो रहा, जिन लोगों के साथ में मिलकर वो कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब इंजीनियरिंग करी उसने तो साथ में मिलकर कुछ इंजीनियरिंग की क्रिएटिविटी कर रहा है,
कुछ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है कुछ लोगों के साथ में, तो वो उसके रिश्तेदार है। अब रिश्तेदार कौन है इन दोनों में से उसका, है ना? तो ये एक प्रश्न उठ के आ जाता है तीसरे कंक्लूजन में से। ये है तीसरा कंक्लूजन कि रिश्तेदार कौन है। ठीक है, और अगर ये लोग रिश्तेदार है गांव वाले जिन्होंने उसको जन्म दिया, है ना, या फिर जिनके साथ में वो रहकर कुछ क्रिएटिव कर रहा है, जो उसके मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो उसके साथ में मस्त मस्त रह रहे हैं, तो अगर ये लोग रिश्तेदार है तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? ठीक है, तो अगर ये सब गांव के जो लोग थे उसके बेसिकली जो जन्म से जो ब्लड रिलेटिव्स थे, तो फिर अगर ये उसके रिश्तेदार है तो फिर रिश्ता क्या कहलाता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी रिश्ता है, जिसे भी आप रिश्ता कह रहे हो, पहली बात तो अगर श्री हरि अपनी खुद की बात कर रहे हैं तो श्री हरि कभी भी खून के रिश्तों में नहीं मानते। श्री हरि हमेशा कम्युनिकेटिव रिश्तों में मानते हैं, यानी विचारों के रिश्तों में मानते हैं। तो इस दुनिया के किसी भी गांव में कहीं पर भी अगर श्री हरि के जो थॉट प्रोसेस, श्री हरि की जो थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को मैच करने वाला कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी लड़का लड़की अगर श्री हरि को मिलते हैं तो श्री हरि अपना पूरा एफर्ट मारेंगे उनसे कम्युनिकेट करने का, उनके साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव काम करने का, उनके साथ मिलकर कुछ तो करने का। वो होता है रिश्ता, है ना? खून के रिश्ते क्या होते हैं बेसिकली? एक माँ है, एक बाप है, उनके दो बेटे हैं, ये खून के रिश्ते हैं, आपस में भाई भाई हैं। बचपन में इनका बचपना पूरा निकलता है शिबलिंग राइवलरी में। बाप इन दोनों को हड़काता रहेगा कि पढ़ ले नौकरी कर ले, और नौकरी लग जाती तो शादी कर ले, और शादी हो जाती है दोनों की, और आपस में फिर दोनों भाई का झगड़ा होगा प्रॉपर्टी के लिए, बाप की प्रॉपर्टी के लिए। जो बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से जो घर बनाया था, उस घर के लिए फिर दोनों भाइयों में लड़ाई होगी कि ये घर का इतना पोर्शन मेरा, इतना तेरा क्यों, मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो बोलेगा मेरे पास तो पहले ही कम है। तो इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, पहली बात तो ये रिश्ते हैं क्या कोई, है ना? ये हम इन सब रिश्तों में नहीं मानते, ये ब्लड रिलेटिव रिश्तों में नहीं मानते। श्री हरि तो उन रिश्तों में मानते हैं कि अगर इस देश में कोई है जो चाह रहा है कि ये पर्टिकुलर कानून आने से देश में ये सुधार आ जाएगा, ये बदलाव आ जाएगा, और श्री हरि भी उस चीज से सहमत है, तो श्री हरि उस व्यक्ति के साथ में मिलकर अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे उन कानूनों को लाने में। ये होता है सही मायने में रिश्ता। गेटिंग? तो ये 2-3 कंक्लूजन निकले सोशल एक्सपेरिमेंट से। ऑलराइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।